ईएसआईसी के इस चिंतन शिविर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 1 साल से मंत्रालय को संभालने के बाद मुझे श्रम मंत्रालय में 3 बड़ी चुनौतियां लगती हैं। मैं हमेशा मंत्रालय में ये कहता हूं कि हमारे जो 2 विभाग हैं, एक सेवा के लिए है जो ईएसआईसी है, एक ट्रस्ट के लिए है जो ईपीएफओ है। ईएसआईसी हमारे लिए गरीबों की सर्विस का माध्यम है और ईपीएफओ हमारे लिए वर्कर्स का ट्रस्ट है, उनका सबसे बड़ा सोशल सिक्योरिटी फंड हमारे पास है। इन दोनों का इस्तेमाल हमें कॉन्शियसली करना चाहिए। कोई भी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग बिना अच्छी परंपराओं के नहीं होती। हेल्दी ट्रेडिशंस हमेशा किसी भी इंस्टीट्यूशन को और उसकी परंपरा को डेवलप करते हैं। आप लोग भी जिस मेडिकल कॉलेज से पढ़ कर के आए, आप लोग जिस स्कूल से पढ़ के आए, इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आए, आपको भी ये याद रहता होगा वहाँ पे कोई टीचर्स होंगे जो डेडिकेशन के साथ पढ़ाया करते होंगे। आपके जीवन के उतार चढ़ाव में उन्होंने आपको कुछ समझाया होगा। कुछ इंसिडेंट हुए होंगे जो आपसे आउट ऑफ द वे जाकर के गलत हो गए होंगे, लेकिन वो आपको ट्रैक पे लेकर के आए होंगे। और अब भी आप जब अपने कॉलेज के सामने जाते हैं तो आपका मन एकदम देख करके प्रसन्न हो जाता है कि इस जगह से हमने पढ़ाई करी थी। और पढ़ाई करने के बाद मैं तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने ईएसआईसी जैसे इंस्टीट्यूशन को चुनकर अपना कैरियर को, जो आपने मेडिकल की अपनी शपथ ली थी, उसको वास्तव में अच्छे रूप से करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आप सब लोगों ने ईएसआईसी को ज्वाइन किया। जब मैं मंत्री बना तो ईएसआईसी के अस्पताल, ईएसआईसी की व्यवस्था, मेरे सामने एक पूरा नेगेटिव चित्र भी आया। सबसे पहले हमने ईएसआईसी की जब बोर्ड की मीटिंग, मेरे को अच्छी तरह ध्यान है, मंत्री बनने के बाद जब मीटिंग हुई तो मुझे कहा कि ये लंबी नहीं चलेगी। मैंने कहा क्यों? बोले यहाँ लीडर लोग खूब बोलेंगे। तो मैंने कहा फिर क्या हो गया? बोले वो सरकार को क्रिटिसाइज करेंगे। तो मैंने कहा उसमें क्या दिक्कत है? तो बोले आप सुन लोगे? मैंने कहा हाँ सुनेंगे, बैठ के सुनेंगे, क्या दिक्कत है? मुझे अच्छी तरह ध्यान है, ऋषिकेश में वो बैठक रखी थी। पहली बैठक में मेरे को समझ में आया कि नहीं, इसमें समाधान आ सकता है, सॉल्यूशन आ सकता है। जो ज्यादा बोल रहे थे, मैंने कमेटी बना के सबको एक एक कमेटी में डाला, सारे ट्रेड यूनियन लीडर्स को। और मैंने कहा आज तो आप बोल लिया, अगली बार मैं आपको सुनूंगा, अब बोलना और सब्जेक्ट पे बोलना। डीजी साहब यहाँ पर हैं, किसी को हम बाहर नहीं जाने देते। जो सब्जेक्ट दिया उसी सब्जेक्ट पे बोलो, बाकी बातें ठीक हैं। भाई जितनी लीडरशिप आप करके आए हो, लीडरशिप और एक्टिविज्म के रास्ते से हम मंत्री बने, तो हमें लीडरशिप तो ठीक है, वो आप भी दिखाना, हम भी दिखाना, लेकिन अब सब्जेक्ट पे आओ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे ईएसआईसी की जो कमेटियाँ हमने बनाई और ईपीएफओ में भी जो कमेटी बनाई, ट्राई पार्टी कमेटी बनी, और ट्राई पार्टी कमेटी में यूनियन, हमारे गवर्नमेंट के प्रतिनिधि और इंडस्ट्री के प्रतिनिधि सब, और डॉक्टर्स भी, सब एक एक कमेटी के मेंबर बने। और जो मीटिंग 3 घंटे चलती थी, बाद में वो मीटिंग हमारी 2 दिन की होने लगी। और हमने पूरे मीटिंग में कंसेंसस पैदा करी कि अभी ईएसआईसी के बारे में हम लोग डिसीजन लेंगे। दूसरे स्टेप पे हम लोगों ने जहाँ जहाँ दौरे कर सकते थे दौरे किए, और कुछ प्रमुख मेडिकल कॉलेजेस के डॉक्टर्स को बुलाया, ऑफिसर्स को बैठाया, गवर्नमेंट को बैठाया, गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट्स के ऑफिसर्स को बैठाया जो ईएसआई कॉरपोरेशन चला रहे थे, और हमने उसके आधार पे एक बेस पेपर तैयार किया।
जो डीजी साहब ने आपको दिखाया होगा, स्वास्थ्य से समृद्धि तक। फिर तीसरा विषय में हमने थोड़ा और आगे बढ़कर के ऑक्यूपेशनल बेस्ड डिसीज पे हम कैसे काम कर सकते हैं, मेडिकल कॉलेज पे हम कैसे काम कर सकते हैं, यूनियन के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं, ईएसआईसी के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए कैसे काम कर सकते हैं, ऐसे एक व्यापक चर्चा करी। और हमने कहा कि ईएसआईसी के अस्पतालों को और केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना को एक करना चाहिए, पहला विषय। दूसरा विषय, लेबर लॉ का जो रिफॉर्म्स आया है, अब लेबर लॉ के रिफॉर्म्स आने के बाद हम लोगों को जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर्स हैं, उन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर्स की जब संख्या आएगी तब हमारे पास कैपेसिटी होगी क्या कि उनको हम लोग अपने हॉस्पिटल्स की अपनी सुविधाएं दे सकेंगे। और तीसरा जो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है कि ईएसआईसी का जो हमारा इंस्टीट्यूशन का मैकेनिज्म है वो अंडर यूटिलाइज है। बेड की कैपेसिटी के मामले में, इस्तेमाल के मामले में, मेडिकल इक्विपमेंट के मामले में, दवाइयों के वितरण के मामले में, कंस्ट्रक्शन के मामले में, बिल्डिंग के मामले में हम बहुत अंडर यूटिलाइज हैं। जो टारगेट्स हमने दिए हैं वो टारगेट्स पूरे नहीं हुए और इसलिए अभी 51 हॉस्पिटल हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब मैंने देखा तो कुछ हॉस्पिटल 11-11 साल से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी तक कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ। तो हम सबको एक डैशबोर्ड के ऊपर लेकर के आए। फिर दूसरा हमने कहा वैकेंसीज बहुत कम है, तो वैकेंसीज भी कितना 8,000 दोनों को मिलाकर हमने 8,000 के करीब वैकेंसीज निकाली। पैरामेडिकल, मेडिकल, पहली बार मुझे लग रहा है 18 साल में पहली बार हमने इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाली। तो वैकेंसी के बाद अब जो तीसरी चीज आती है कैपेसिटी बिल्डिंग की। फिर बढ़िया टैलेंट को हम कैसे लेकर के आएंगे। हम सुपर स्पेशलिटी का विषय तो चाहते हैं, लेकिन सुपर स्पेशलिटी के जब तक हम पेमेंट्स नहीं देंगे तब तक सुपर स्पेशलिटी वाला डॉक्टर क्यों रुकेगा। और अगर कोई प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है तो उसको पैसा देने में हिचक नहीं होनी चाहिए, देना ही चाहिए। क्योंकि कोई बुरा नहीं है किसी प्रोफेशनल आदमी को अगर उसके प्रोफेशन के हिसाब से उसको मिलता है, कम से कम वो प्राइवेट प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा है, उसका एक लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना ही चाहिए। अगर हम नहीं बनाएंगे तो वो अपना प्रोफेशनल जो उसका अपना एक एक्सीलेंस उसको मेंटेन नहीं कर पाए, उसको सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो हमने ये तय किया कि एम्स के हम वेतनमान देंगे। हमारे को ये भी लगा कि जहाँ सुपर स्पेशलिटी है, हम लोगों ने ये भी लगा कि जहाँ स्टेट गवर्नमेंट पैसा ही नहीं देती थी, हम यहाँ से पैसा भेजते हैं, वो पैसा ही वहाँ पे ईएसआईसी में नहीं जाता था, उनको भी हमने कहा डॉक्टर्स को सीधा हम यहीं से पेमेंट करेंगे। और पिछले अगर आप, मेरे को तो लगता है डीजी साहब को भी कम से कम जो हमारे आरडीज और मेडिकल कमिश्नर्स हैं, पिछले 3 मीटिंग में जो हमने डिसीजंस लिए हैं वो तो सार्वजनिक है, ओपन है, उसका एक सेट सब लोगों को देना चाहिए ताकि ईएसआईसी का बोर्ड जो डिसीजन लेता है उस ईएसआईसी बोर्ड के डिसीजन में ईएसआईसी के जो हमारे लीडर्स हैं, आप लोग हमारे लीडर हैं, अल्टीमेटली बोर्ड तो एक गवर्निंग बॉडी हो गई, ग्राउंड पे तो लीड आपको करना है। और छोटी छोटी चीजें बीच में मैंने लगा ये हॉस्पिटल्स की मेंटेनेंस क्यों नहीं होती, क्योंकि उसके लिए भी ऊपर भेजना पड़ता। तो हमने एक बजट सैंक्शन किया कि जो अपने स्तर पर ही आप कम से कम मेंटेनेंस के काम को तो करो। तो ये जो डिसीजन हमारे होते हैं, ये डिसीजन जैसे ही हमारे ईएसआईसी बोर्ड के डिसीजन हो, मेरा डीजी साहब ये कहना है कि हर मेडिकल कमिश्नर और आरडी के पास वो कॉपी चली जानी चाहिए ताकि वो अपडेट रहे कि जो बोर्ड है वो क्या डिसीजन ले रहा है। और बोर्ड की मीटिंग के पहले भी आपको एक ऑप्शन देना चाहिए कम से कम हमारे मेडिकल कमिश्नर और आरडीज को कि वो अपनी राय भी भेजें कि बोर्ड को क्या डिसीजन लेना चाहिए। एक तरफा कार्रवाई करने से कि हमने बोर्ड में अधिकारियों ने, मंत्री ने बैठ के डिसीजन ले लिए, बाद में जिनको इम्प्लीमेंट करना है उनको पता नहीं लगता है, या जो डिसीजन लेने वाले हैं उनको भी कम से कम ग्राउंड पे दिखना चाहिए कि हमें डिसीजन क्या लेना है। तो ये हमारा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हमको खड़ा करना चाहिए। उसके साथ ही साथ हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी अपनी चुनौतियां भी हैं। गुलबर्गा हमने इतना इंटीरियर क्षेत्र में खड़ा किया है, लेकिन गुलबर्गा की हमारी अपनी चुनौतियां भी हैं। आज हम जितना उसको मेंटेन करना चाहते हैं उतना नहीं कर पा रहे।
अलवर हमारा शहर से दूर है, लेकिन अगर अलवर देखा जाए तो सबसे चैलेंज वाली जगह इतना इंटीरियर भी नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसको सिलिकोसिस कहते हैं, सबसे ज़्यादा तो उसी क्षेत्र में, सबसे ज़्यादा पत्थर के मजदूर अगर भारत में कहीं है तो उसी क्षेत्र में है। और मैंने कहा भी था कि उसको उस ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के लिए उसको सेंटर बनाया जाए। अभी मेरे को सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि इंडिया टुडे में इस बार जो बेस्ट मेडिकल कॉलेज है उसमें हमारा जो ये BDS कॉलेज है उसका 7th नंबर का रैंकिंग आया। और मेरा मानना है कि हमारा चेन्नई का कॉलेज, हमारा हैदराबाद का, बेंगलोर के, अगर हम अपने स्तर पे जाएंगे तो हम बेस्ट कॉलेजेस की श्रेणी में आ सकते हैं। लेकिन इसको आने के लिए, इसको करने के लिए आप लोगों को एक टीम के रूप में आना होगा। इस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के 3 उद्देश्य थे। पहला, पॉलिसी और एग्जीक्यूशन में गैप नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा किसी भी इंस्टीट्यूशन की सफलता का कारण यही हो सकता है कि जहां पॉलिसी मेकिंग हो रही है और जो एग्जीक्यूशन उसको करने वाले हैं उनमें आपस में गैप नहीं होना चाहिए। तो आपका जितना भी विषय है, चाहे ESIC के हमें स्कीम को बढ़ाना हो, चाहे हमें मेडिकल क्षेत्र में आगे बढ़ना हो, चाहे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना हो, कैपेसिटी बिल्डिंग को खड़ा करना हो, चाहे हमको ESIC और ESIS का कोऑर्डिनेशन करना हो, और चाहे ऑक्यूपेशनल डिजीज पे काम करना, जो लोग काम कर रहे हैं, मतलब आप लोग, और जो लोग पॉलिसी में डिसीजन ले रहे हैं, उनमें एकरूपता आनी चाहिए। और इसके लिए कोई भी मैकेनिज्म खड़ा करना हो, कुछ सुझाव मैंने दिए हैं, वो सुझाव आपके आने चाहिए ताकि हम इफेक्टिवली काम करें। आप लोगों को भी ये कॉन्फिडेंस रहे कि मैं डिसीजन ले लूंगा तो ऐसा तो नहीं होगा कोई मंत्री नाराज हो जाएगा। कोई आपसे नाराज नहीं होगा, आपको पूरी छूट है, आप निर्णय लीजिए। अगर आप दिल से और ईमानदारी से निर्णय लेंगे, हम आपको हर तरीके से मदद देने को तैयार हैं, लेकिन आप इसको पूरी तरीके से लीजिए। मैं वही बात दोहराऊंगा, ESIC गरीबों की सर्विस करने का देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है। आप निर्णय लीजिए, योग्यता से निर्णय लीजिए, निष्पक्षता से लीजिए, लेकिन गरीब के हित में लीजिए। तो पहला उद्देश्य हमारा ये है। दूसरा उद्देश्य ये है कि हम एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। जब अभी इसमें से काफी लोग नए RD भी बने हैं, MC भी बने, और यहाँ पर डीन भी बने हैं। तो जब आप डीन बने तो आपको लगता है ये मेरा अपना एक अधिकार है। अब आप यहाँ पर आकर के नॉर्थ इंडिया के भी डीन को देखते हो, साउथ इंडिया के भी देखते हो, वेस्ट के भी देखते हो, तो आप एक दूसरे से टीम के रूप में डेवलप होते हैं। आपको लगता है कि नहीं, ये नया प्रयोग हो सकता है, ये नया, मैं अकेला डीन नहीं हूँ, मेरे साथ इतने सारे और लोग हैं। तो पहला, अगर हम इस गैप को कम करेंगे, दूसरा हम एक टीम के रूप में खड़े होंगे। तो ऐसा जैसे कहते हैं कि कोई एक लकड़ी हो तो तुरंत तोड़ देगा, लेकिन जब वो बंडल बन जाता है तो वो ताकत बन जाती है। और इसलिए कठोपनिषद में बहुत अच्छा आता है, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवा वही तेजस्विना वधि तमस्तु माँ विद विषा वही। एक गुरु और शिष्य साथ मिल करके, एक साथ बैठ करके, एक साथ सोच करके, एक रीति से, एक सोच से, एक दिशा से, एक तरफ जब चलते हैं तो हम जाकर लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। हमारा लक्ष्य अपना इंडिविजुअल लक्ष्य नहीं है। इंडिविजुअल होता तो आप अपना मेडिकल कॉलेज या मेडिकल हॉस्पिटल खुद भी चला सकते थे। आपने अपने लक्ष्य को एक सर्विस ओरिएंटेड करा, एक इंस्टीट्यूशन ओरिएंटेड करा है। हमारा लक्ष्य सामूहिक लक्ष्य है, और सामूहिक हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए है। तो दूसरा इसका उद्देश्य है कि हमारा एक टीम भावना का रूप में विस्तार हो। और तीसरा, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग हो। अगर हमारी पॉलिसी का में बैकलॉग नहीं है, पॉलिसी और एग्जीक्यूशन में, अगर हमारी टीम भी बन गई है, मन में भी भावना आ गई है, लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग अगर हमने नहीं करी अपने इंस्टीट्यूशन की, और इसलिए यहाँ पर जो हम लोगों ने सत्र लिए हैं, कोई हमने ये सब्जेक्ट नहीं रखे कि आप मतलब मेडिकल में जो सेमिनार होते हैं तो वो तो सेमिनार आपके अपने मेडिकल के एजुकेशन के ज्ञान के उसके नॉलेज के लिए, ये सेमिनार ESIC के लिए। तो यहाँ जो कैपेसिटी, आप मेडिकल में तो आप एक्सीलेंट हैं, हमें तो कुछ पता नहीं आता रहता मेडिकल का क्या होता है। आप लोग मेडिकल में एक्सीलेंट है क्योंकि आपने MD किया है, MS किया है, प्रैक्टिस करी है, डीन बने, मेडिकल आप अपने कमिश्नर बने, RD बने, तो वो कैपेसिटी आपके पास है।
वो तो आप एक चयन की प्रक्रिया से आए हैं, हम उसमें आप पे पूरा विश्वास करते हैं। यहाँ जो मैं कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, वो कैपेसिटी बिल्डिंग एज ए इंस्टीट्यूशन लीडर के रूप में होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी बिल्डिंग, टीम वर्क की कैपेसिटी बिल्डिंग, साथ लेकर के चलने की कैपेसिटी बिल्डिंग। इन तीनों उद्देश्यों के लिए हमने आप लोगों को 2 दिन के लिए यहाँ बुलाया था। मेरी इच्छा भी ये थी कि मैं पूरे टाइम बैठ कर के सभी आपके सेशंस को मैं सुनता, लेकिन आज सुबह हमारी कैबिनेट थी, शाम को भी हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग है, लेकिन दोनों के बीच में जितना समय मिला उतने समय में मैं आपके बीच में आया हूँ। लेकिन कल मैं पूरा समय आपके साथ रहूँगा। लगातार जो आपके विषयों पे विचार आ रहे हैं वो हमने रखे हैं। इसमें एक सेशन हमने ओपन सेशन भी रखा है, आज ही रखा है, कल रखा है। वो ओपन सेशन भी हमने इसलिए रखा है कि काफ़ी चीज़ें हम कह नहीं पाते। हो सकता है 5 विषयों के अलावा भी कोई विषय हो सकता है कैडर के संबंध में विषय हो, कंस्ट्रक्शन के संबंध में विषय हो, जैम के संबंध में विषय हो, जिसको कहते हैं मॉनिटरिंग के संबंध में विषय हो। और उसके बाद मेरा डीजी साहब से ये भी कहना रहेगा कि आप सबको एक एक पेपर दीजिए और एक डिब्बा रखवाइए। कहने के बाद भी कोई और विषय मन में रह जाए तो सब लोग डाल के जाए अपना, लेकिन हमें पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ विषय आना चाहिए। ESIC के जो हमारी साधन है, क्षमता है, और जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, इस बार भी आपने 15 अगस्त में अगर माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना हो तो 2 ही विषयों पे उन्होंने बड़ा फोकस किया है, एक शिक्षा पे और एक स्वास्थ्य पे। कोई भी देश बिना स्वास्थ्य के कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है, और इसलिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जिस इंस्टीट्यूशन के पास 3 करोड़ 80 लाख IPs हों, जिनके पास 12.5 करोड़ जिनके साथ लोग जुड़े हुए हों, और जिसमें ऐसा सिस्टम हो कि हर मजदूर अपनी तनख्वाह में से आपको पैसा देता हो। हमें पैसा कोई बाहर से नहीं आता, कोई फंडिंग से नहीं आता, कोई ऊपर से नहीं आता, कोई एक गरीब आदमी अपनी तनख्वाह में से पैसा देता है, उससे हम इस इंस्टीट्यूशन को खड़ा कर रहे हैं। अगर हम उस कैपेसिटी को पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे, अगर उस फंड को हम पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे, अगर उसके साथ एक्सपेंशन को हम पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे, उसके एस्पिरेशंस को हम पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे, तो फिर हमारे को इतना बड़ा काम करने की आवश्यकता क्या? उनको हाथ जोड़ के कह दें कि हमारे बस का नहीं है। अगर वो मजदूर, आप ये मान के चलो कि हम सबको उसमें से मिलता है, जो एक गरीब आदमी तनख्वाह छोटी लेता है, और कितनी तनख्वाह लेता है? 15,000 वाले, 21,000 वाले, मैक्सिमम 21,000, 21 से ऊपर होके तो खत्म हो जाता है। तो जो 10,000, 8,000, 9,000, 7,000, 12,000, 13,000 कमाता है, वो अपने तनख्वाह में से पैसा देता है इस इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए। तो इसकी बुनियाद कितनी मेहनत के पैसे से बनी हुई है। ये बैठ के सोचिए कि हम जिस बुनियाद पे खड़े हैं, इसका पैसा कहाँ से आता है। और कोई भी आदमी 15,000, 20,000 कमा के पैसा कोई चैरिटी में देता है, ऐसा नहीं है, उसकी मेहनत का, उसके पसीने का पैसा है। तो जो कहते हैं कि संगच्छध्वम संवदध्वम संबोधना समानो मन आकुति, सब एक साथ, एक स्वर से, एक विचार से, एक तरीके से हम लोग आगे बढ़ के, आगे मिलके एक साथ काम करें। उस भावना के लिए आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और मेरा मानना है कि ये 2 दिन का जो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन है, इससे जो हमारे सभी क्षेत्रों में जो विषय निकलेंगे, आप एकदम निश्चिंत रहिए। जो बड़े निर्णय लेने होंगे हम निश्चित रूप से लेंगे। अभी भी हमने ESIC बोर्ड में बहुत खुल के निर्णय लिए हैं और बहुत अच्छे तरीके से निर्णय लिए हैं। तो 2 विषय मैंने आपको बताए थे। एक हमारा जो सेवा का काम है वो ESIC है, हमारे डिपार्टमेंट में जो ट्रस्ट का काम है वो EPFO है, और जो तीसरा विषय है चैलेंज का काम है वो एम्प्लॉयमेंट है। ये तीनों काम हमारे डिपार्टमेंट के बड़े काम हैं। एम्प्लॉयमेंट के भी चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं और इसलिए हम लोगों ने ई-श्रम पोर्टल बनाया है। अभी ई-श्रम पोर्टल का भी इंटीग्रेशन को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। MSME के साथ हमारी बातचीत चल रही है, स्किल के साथ हमारी बातचीत चल रही है, माइग्रेंट लेबर को लेकर के बातचीत चल रही है। ILO में वर्ल्ड ऑफ वर्क पे हम लोग पूरा डेलिब्रेशन करके आए, भारत का पूरा विषय रख के आए
400 ऑक्यूपेशन में भारत कैसे आगे बढ़ सकता है रोजगार के क्षेत्र में, उसमें हम पूरी तरीके से लगे हुए हैं। ईपीएफओ के क्षेत्र में भी हमारा जो एक 16 लाख करोड़ का फंड है वो किस प्रकार से एक लंबा सोशल सिक्योरिटी फंड बने, हमारा जो पेंशन है वो एक यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ पेंशन की ओर हम कैसे जाएं, ऐसे बड़े विषयों को लेकर के चल रहे हैं। तो हमारी मिनिस्ट्री के तीनों कंपोनेंट में एक जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है ESIC, उसके लीडर आप लोग हैं। आने वाले समय में भी आप खुलकर चर्चा में भाग लें, कल आप ओपन सेशन में भी भाग लें और उसके बाद आप सब अपना सुझाव दे करके जाएं और आगे भी हमारा या आपस में विचार विमर्श विनिमय ये लगातार चलता रहेगा। और आपके हॉस्पिटल में आपकी लीडरशिप में जो अच्छे काम होंगे वो देश के गरीबों की सेवा का उदाहरण बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।